यस, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार वॉइस कंफर्म करो ना आप लोग। ओके, डन। चलो तो ना, ऐसा जब अपने ना फर्स्ट लेक्चर है अपने न्यू सब्जेक्ट का, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक दैट इज कॉमन इन फाउंडेशन, दैट इज टीवीएम। ठीक है, आप लोग पढ़े हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और है ना, जब पढ़ रहे थे ना, तब आपने ये डिस्कस करा था कि एज सच अपने मैथ्स में पढ़ रहे हैं, बट इसका जो रियल यूज है दैट विल बी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे आपको मतलब स्टॉक मार्केट का बेसिक इंफॉर्मेशन पता चलेगी। क्लियर है? सो सिंस इट इज अ फर्स्ट लेक्चर, अपने ना बेसिक ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं पूरे सब्जेक्ट का, कि पूरे सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट लेवल पे आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने, और वो चैप्टर कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। क्लियर है? सो एक बार ना बहुत ब्रीफ डिस्कशन है दैट विल प्रोवाइड यू ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, कि पूरे सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। क्लियर है? उसके बाद उसमें से एक आध चैप्टर जो है उसको अपने स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक बार ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। पेपर नंबर कौन सा है पता है? यस, पेपर नंबर 11। ठीक है, FM एंड BDA।
बीडीए का हो ना एक सेशन। ओके, सो एक मैं बाइफिकेशन बता दूं कि आउट ऑफ 100 80 मार्क्स बिलोंग्स टू एफएम, ठीक है, 80 मार्क्स आपके एफएम के हैं और 20 मार्क्स बीडीए के हैं। अब है ना, जनरली जब ऐसा सेगमेंट दिया है तो उनको 80 मार्क्स का एफएम पूछना चाहिए और 20 मार्क्स का सेपरेट सेगमेंट होना चाहिए बीडीए का। बट ना, आप फॉर्चुनेटली समझो कि अनफॉर्चुनेटली, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा कंट्रोल है। कि जो पेपर बनता है ना वो अराउंड 128 मार्क्स का बनता है। आई होप समझ है, 128 समझ है। 30 मार्क्स का आपका पहला एमसीक्यू है। पेपर स्टाइल में आपको रफ बता दूं, सेक्शन ए 30 मार्क्स एमसीक्यू, सेक्शन बी में 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 14 इंटू 7 करे अपने तो वो 98 हो जाएगा, ठीक है। और आपको अटेंड कितने करने हैं, 5। समझ में आ रहा है? तो 70 मार्क्स वो है और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू वाला जो आने वाला है। अब ना इसमें कोई सेगमेंट नहीं है। सेगमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए 80 मार्क्स एफएम और सेक्शन बी 20 मार्क्स बीडीए, ऐसा नहीं है। वो कंबाइंड पूछते हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ना ऑप्शन में निकाल देते हैं पूरा बीडीए, क्योंकि आपके पास, क्योंकि 28 मार्क्स का ऑप्शन है, 128 मार्क का पेपर आना है, उसमें से 28 मार्क्स आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूरा पूरा पीडी है वो लोग ऑप्शन में निकालते हैं और एफएम अटेंड करते हैं। क्लियर है? क्योंकि एफएम इज ऑल अबाउट नंबर्स है और वहां पे आपका थियरी आने वाला है। सी, ये मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि है ना आप बीडीए को इग्नोर करके बोले ऑप्शन में निकल रहा है तो ये सब्जेक्ट ही हटाओ, ठीक है, एफएम पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत बार बीडीए अटेंड भी करना पड़ सकता है। क्लियर है? बट ये है बाइफिकेशन, 80-20 का बाइफिकेशन है। क्लियर है? चलो अब ना नेक्स्ट लिखना आप लोग यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा लिखो ना आप लोग, उसमें ना अपने कुछ पार्ट्स करके लिखना चाह रहे हो। चलो देखना आप लोग, ओवरव्यू ऑफ, सो ना अगर आप कोई कंपनी में, लेट्स से यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, क्लियर है, एक एक है ना और इन्फॉर्मेशन है जो, ये आप ना आपका पहला एक्सपोजर है फाइनेंस में, इससे पहले आपने नहीं पढ़े। क्लियर है? सो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं आपको कि आपके जितने भी टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, लेट्स से कॉस्टिंग एक सेपरेट विंग है, अकाउंट एक सेपरेट विंग है, टैक्सेशन इज वन सेपरेट विंग। बट ये सबको अगर आप एक साइड रखो और फाइनेंस को अगर अलग साइड रखें, तो मान लो आप है ना कॉस्टिंग में जा रहे हो, राइट, और वहां पे एवरेज सैलरी है 10 लाख रुपए, सब लोगों का जो लगता है उसका एवरेज 10 लाख आ रहा है। फाइनेंस में भी मोरोलेस वही एवरेज आएगा, सॉरी अकाउंट्स में मोरोलेस वही एवरेज आएगा। बट जो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो सैलरी अवेलेबल है ना, दैट इज नॉर्मली 1.5x कंपेयर टू अदर विंग्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, अकाउंट्स, इन सब के कंपेयर में फाइनेंस का जो सैलरी मिलता है ना वो 1.5 टाइम्स है ऑन एन एवरेज। क्लियर है? बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो आपने सीए किया हो, सीए में किया हो या सीएस किया हो, तो फाइनेंस में ना कुछ एंट्री बैरियर्स है, ठीक है। सीए सीए में सीएस को वो लोग लेते ही नहीं है। उसके लिए ना किसी बहुत रेयर एंट्री मिलता है,
जैसे ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट है अपने वहां से ही है जो 2016-17 में देव स्टार्टेड देयर करियर इन फाइनेंस। आज है ना 3-4 लोग ऐसे जो 16-17 के साल में लगे थे फाइनेंस में, बहुत बेसिक पोजीशन से लगे थे। आज है ना वो सबका सैलरी 50 लाख है पर एनम, 50 लाख पर एनम, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू करा फाइनेंस में। बाकी कोई भी जगह पे इतना हाई ग्रोथ नहीं है। या आप समझो ना 16-17 मतलब उनको कितना एक्सपीरियंस हुआ, 5-6 साल का हुआ। तो विद इन 5-6 ईयर आफ्टर क्वालिफिकेशन उनका सैलरी 50 लाख है। अगर आप कॉस्टिंग टैक्सेशन या अकाउंट्स में काम करते हो तो आपका सैलरी अगर आपने 7-8-10 लाख से स्टार्ट करा है तो 5 साल में डबल होके वो 20 या 22 लाख मैक्सिमम हो सकता है। बट फाइनेंस जो है ना वो आपको, वो कहते हैं ना बहुत रैपिड ग्रोथ अगर चाहिए तो वो इंडस्ट्री में बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इज चैलेंजिंग, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री इजी है, वो चैलेंजिंग है और एंट्री बैरियर्स है। ठीक है। फाइनेंस में जो कोर काम है ना वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का है कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम कर सकते हो, जो जेन्युइनली चैलेंजिंग है। बट मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आप अभी है ना आज अगर 100 लोग सीए में क्वालिफाइड हो रहे हैं ना अपने वहां से, मैं अब वेदांत की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो पर पर ईयर 100 लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं तो इसमें से 70 लोगों का वो इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स फाइनेंस। 70 लोग ये चाहते हैं कि मेरे को फाइनेंस में जॉब करना है। वो बात अलग है कि नहीं मिल पाती है, मिलती है आपको कॉस्टिंग अकाउंट्स में और वहीं पे मिलेगी, क्लियर है। बट ऐसा नहीं कि अब जीरो है, ठीक है, बहुत सारे लोग, ये 70 में से 20 लोग शायद फाइनेंस में एंट्री लेते भी है, बट थोड़े नीचे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। बट हाँ एक चीज और है, नॉर्मल अगर आपको फाइनेंस में एंट्री चाहिए ना, फाइनेंस के कोई भी कोर वर्क में, तो कौन सा कोर्स करना चाहिए? सीएफए। ठीक है, सीएफए इज दी ओनली कोर्स जो आपको फाइनेंस में कोई भी फील्ड में एंट्री दिलवा देगा। ठीक है, वो आपके पास लाइसेंस है टू गेट एडमिशन इन फाइनेंस इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आपने सीएफए कोर्स कंप्लीट करा है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फाइनेंस, लेवल 1 2 3 तीनों में फाइनेंस है, कुछ और है ही नहीं, क्लियर है। एक चीज और सुनना चाहिए आपको कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंस की फील्ड में एंट्री ले लेता है, ठीक है, और उसके 1-2 साल निकल गए, तो वो सीएफए से बेटर परफॉर्म करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सीएफए के साथ कि उसको सिर्फ फाइनेंस आ रहा है। जब आप फाइनेंस में करना क्या है, मोर और लेस आपको फंड मैनेज करना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होते हैं। उसके लिए फाइनेंस के साथ साथ अगर आपको अकाउंट और कॉस्टिंग का नॉलेज है तो वो 1+1 2 नहीं होता, वो 1+1 11 वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे। बिकॉज आपको अकाउंट्स भी आ रहा है और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आ रहा है, डिटेल में आ रहा है। और सीएफए के साथ लिमिटेशन क्या है कि उसको अकाउंट्स ऊपर ऊपर से ही आ रहा होगा, बहुत डिटेल में नहीं आ रहा है। तो ना ज्यादा जो सक्सेसफुल है ना फाइनेंस में, वो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी है, बट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इनिशियली मैंने जो बोला ना वो चैलेंज है आपके, कि एंट्री बैरियर रहेगा आपके, बट एक बार आप एंट्री ले लो उसके बाद उसमें रॉकेट जैसा आपका वो ग्रोथ हो सकता है। और आप इमेजिन नहीं करो उस लेवल का सैलरी स्केल वहां पे है। फिर आप समझो ना विद इन 5 इयर्स अगर कोई 50 लाख पहुंच गया तो वो सुपर रिमार्केबल अचीवमेंट है। और उन्होंने 18 लाख से स्टार्ट नहीं करा था, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 7-8 लाख रुपीज। और विद इन 5 इयर्स, मेरे साथ है ना मेरा बैचमेट है, उसका सैलरी ना 2 करोड़ है, 2 करोड़, 2 करोड़ पर एनम। ही इज इन फाइनेंस, क्लियर है। कोई भी मेरा बैचमेट कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सैलरी 2 करोड़ है। हाँ कुछ बिजनेस में वो लोग कमाते होंगे, 2 करोड़ पर एनम बोल रहा हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो, पर एनम बोल रहा हूँ, क्लियर है। हाँ कुछ लोग बिजनेस में है, दे आर अर्निंग मोर देन 2 करोड़, बट जो भी जॉब कर रहे हैं ना उसमें से एक का भी सैलरी, जो फाइनेंस में नहीं है उसमें से एक का भी सैलरी 50 लाख को क्रॉस नहीं करा है। कुछ लोगों का 35-40 लाख तक है, 45 तक भी है कुछ लोगों का, बट 50 लाख किसी ने क्रॉस नहीं करा है। 10 साल हो गए, 2013 में पास आउट है वो सब लोग, क्लियर है। और एक का 2 करोड़ तक रीच आउट हो गया है लेटेस्ट। और उसका ना जब भी वो जंप करता है ना, सैलरी जो नया सुनते हैं ना वो अनबिलीवेबल ही होता है। ठीक है, जब भी वो नया सैलरी बताता है ना कि अभी यहाँ स्विच करा है, सो डबल, नियर टू डबल सैलरी होता है। बट इतना सारा मार्केट में डिमांड भी है। बट अगेन वही है कि आप है ना उतने क्वालिफाइड होने चाहिए और उतना इंटरेस्ट होना चाहिए फाइनेंस में। और मैं जो बात कर रहा हूँ उसने सिर्फ सीए में ही करा है, क्लियर, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर मेरे को ये बोलना हो ना कि इंडियन प्रोफेशनल कोर्स में सीए में, सीए और सीएस, अगर ये तीनों में से सबसे ज्यादा फाइनेंस अगर कोई एक कोर्स में आता है तो दैट इज सीए में। ठीक है, सीए में भी इतना डिटेल में फाइनेंस नहीं है, मोरलेस है, बट कुछ टॉपिक है वी कैन से कि इसमें जो आता है ना उसका 90% आपको यहाँ पे भी मिलेगा।
बट कुछ टॉपिक यहाँ पे है जो आपको सिर्फ सीएमए में आएंगे, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। सो है सुपर्ब, आपको फाइनेंस अगर आपको इंटरेस्ट पड़े तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। बट मैंने वो बोला अपॉर्चुनिटी के साथ एक लिमिटेशन है कि वहां पे एंट्री बैरियर है ऑलवेज, क्लियर है। चलो ध्यान देना आप लोगों। सो अगर आप कोई कंपनी में फाइनेंस को लीड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंस ऑफिसर। सीएफओ सुना आपने? सीईओ सुना होता है ना, वैसा सीएफओ है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। सो दैट इज द अल्टीमेट पोजीशन। अगर आप फाइनेंस में सबसे ऊपर पहुंचना चाह रहे हो तो ये एक पोजीशन है, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी है जो बड़ी कंपनी है, एमएनसी लाइक, ठीक है, तो अगर आप उसमें फाइनेंस मैनेजर हो तो कुछ चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। नंबर वन, हाउ टू रेज फंड, मतलब फंड कहां से आएगा, ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर योर फंड, उसका आंसर फाइनेंस मैनेजर को देना पड़ेगा, क्लियर है। दूसरा है वेयर टू इन्वेस्ट, या आपने ना इसको थोड़ा बहुत इनफॉर्मली नहीं लिखे तो इसको बोला जाएगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। पैसा कहाँ लगेगा ना, वो आप प्रोजेक्ट जो है उसको इवैल्यूएट करके या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, क्लियर है। या तो क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, लेट्स से यू आर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और आपके पास चॉइस है कि एक अपने रेसिडेंशियल कॉलोनी बनानी है, एक कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना है, और तीसरा है कि गवर्नमेंट टेंडर ब्रिज में जाना है। अब तीन में से आपके पास जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है ना वो एक ही अलाउ कर रहा है, तो आपको तीन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्यू टू ऑपरेटिंग कैपेसिटी लिमिटेशन, कि आपकी मशीनरी नहीं है कि तीनों एक साथ कर पाए, तो आपको तीन में से एक सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंस मैनेजर विल टेक अ कॉल कि ये तीन में से कहां जाना चाहिए, क्लियर है। आपका कॉस्टिंग वाला कॉल नहीं लेगा, आपका अकाउंट वाला भी कॉल नहीं लेने वाला है, क्लियर है। कॉल कौन लेगा? फाइनेंस मैनेजर की, ये तीनों में से वो सारा कैलकुलेशन करेगा अपने हिसाब से, क्लियर है। सो ये आंसर भी फाइनेंस मैनेजर को देना है। तीसरा जो है वो है वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड चीजें जो है, कि कंपनी में कब कितने पैसे चाहिए, स्टॉक में कितने पैसे ब्लॉक होंगे, आपको कैश में कितने पैसे मेंटेन करने हैं, ये सब का आंसर भी कौन देगा आपको? फाइनेंस मैनेजर, क्लियर है। उसके अलावा कंपनी का डिविडेंड कितना होना चाहिए, ठीक है, कि भाई कंपनी को कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, उसका आंसर भी किसको देना है? फाइनेंस मैनेजर को देना है। तो ये चारों के चारों आंसर के लिए आप फाइनेंस मैनेजर को पकड़ोगे। इसके अलावा भी फाइनेंस मैनेजर का और भी काम है, बट मैं उसको अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज इंटरमीडिएट के करिकुलम में ये चार ही चीजें हैं, क्लियर है। और पूरा का पूरा फाइनेंस, इसके अलावा एक और सेगमेंट है जिसको अपने अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर भी कहते हैं, बट वो प्योर फाइनेंस नहीं है, ठीक है, इट इज अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स। वो प्योर फाइनेंस नहीं है, उसका बहुत लिमिटेड यूज होगा, वो अपने बाद में बात करेंगे कि कहाँ यूज होगा। बाकी है ना, पूरा का पूरा इंटरमीडिएट का जो फाइनेंस है ना, वो ऐसे 5 सेगमेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सारे के सारे चैप्टर्स को, क्लियर। जितने भी चैप्टर्स है वो ये 5 सेगमेंट में वो यही आंसर कर रहे होंगे। हाउ टू रेज फंड, दूसरा होगा इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, दूसरा है वर्किंग कैपिटल की रिलेटेड चीजें, और चौथा है डिविडेंड के रिलेटेड, कंपनी कितना डिविडेंड देगी, और पांचवा है अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर। अब मैं ना चैप्टर के नाम लिख रहा हूं और हर एक चैप्टर कोई ना कोई हेड में फॉलो होगा, क्लियर है। सो आपका हाउ टू रेज फंड है ना, इसमें 2 चैप्टर है, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है, और दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखना नहीं आप लोग, बाद में लिखना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 2 चैप्टर आपको ये सिखाएंगे हाउ टू रेस फंड, फंड कहां से रेस करना चाहिए ना, वो ये 2 चैप्टर में डिस्कशन में आएगा, क्लियर है। उसके अलावा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन को अगर आपको इनफॉर्मली बोलना हो, इनफॉर्मली, तो वेयर टू इन्वेस्ट, पैसे कहां लगाने हैं, उसका आंसर में उसके लिए आपको कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कैपिटल बजटिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। सेकंड है रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशन। थर्ड जो है वो है टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये आप वापस से आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ना उसका बेस चेंज होगा, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है वही सारे कॉन्सेप्ट है। बट है ना, फाउंडेशन में जब पढ़ रहे तो मैंने आपको ये बोला क्या ना, वो डिस्काउंटिंग रेट जो रेट दिया होता है ना क्वेश्चन में, मैंने वहां पे स्टॉप कर दिया था कैलकुलेशन,
मैंने ही बोला कि ये क्वेश्चन में दिया होगा, या तो बैंक का रेट है ये मान लो, बट अब यहाँ पे ये सीखोगे कि वो रेट कहाँ से आता है। क्लियर है? दैट इज दी ओनली न्यू डिस्कशन इन टीवीएम। अदरवाइज जो इंटरमीडिएट में, सॉरी फाउंडेशन में पढ़े हो ना, वो सेम चीज आपको इंटरमीडिएट में टीवीएम में पढ़नी है। क्लियर है? और फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैंने ही पढ़ा है, तो थोड़ा स्पीडली अपने कर भी पाएंगे। आई होप आप सबने पढ़ा है, हाँ, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। क्लियर है? ओके, उसके अलावा फोर्थ जो है वो है लेवरेज। ठीक है, ये 4 चैप्टर है। इट विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन अबाउट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कि पैसे कहाँ लगने चाहिए ना, वो ये 4 चैप्टर आपको बताएंगे। क्लियर है? उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे भी 4 चीज है। एक चैप्टर का नाम ही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, पूरा चैप्टर का नाम ही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दूसरा है आपका स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तीसरा है रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर्स का मैनेजमेंट करना, मतलब टाइम से पैसे आ रहे हैं, अगर कोई जल्दी दे रहा है तो उसको डिस्काउंट देके पैसे ले लो, तो ये आंसर करना पड़ेगा ना कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो दैट विल बी फॉल अंडर द हेड ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। फोर्थ इज कैश मैनेजमेंट। क्लियर? आपके कैश मैनेजमेंट का एक चैप्टर आएगा जो मोर और लेस वर्किंग कैपिटल की चीजें देख रहा है। क्लियर है? ये जो सेगमेंट है ना, उसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, उस मतलब उसमें क्या सीखना है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना नहीं देना है। क्लियर है? और कुछ अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर है ना, वो अभी अपने डिस्कस नहीं कर रहे, वो उसका यूज क्या है, बट मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं। एक है रेशियो एनालिसिस, दूसरा है कैश फ्लो, यस, थर्ड इज फंड फ्लो, एंड फोर्थ जो है वो है आपका ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें ना 2-3 चीजें और भी है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी इसी में आता है, बट अपने उसका हेडिंग रख रहे ट्रेंड एनालिसिस। क्लियर है? तो ये आपका ना करिकुलम ऑफ फाइनेंस है। इन टोटल आप चेक करोगे ना तो आई थिंक अराउंड 15 चैप्टर्स हैं। ये 4 यहाँ पे हैं, सॉरी 2 यहाँ पे, +4, +4, 1 एंड 4। इन टोटल आपके 15 चैप्टर है। 2 + 4 6, +4 11, सॉरी +4 10, 1 वो एक डिविडेंड पॉलिसी वाला 11 चैप्टर, एंड 4 आपके अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर में। क्लियर है? ये मैंने ओवरव्यू दिया है, अपने कुछ स्टार्ट नहीं करा है। मैंने जस्ट आपको फाइनेंस में कितने चैप्टर है ना, दैट वी हैव डिस्कस, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और क्योंकि ये मैंने डिस्कस करा है ना, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगा कि ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑफकोर्स वो अलग बात है, वेन एवर वी स्टार्ट न्यू टॉपिक वी विल डिस्कस कि ये इसका एग्जैक्ट यूज रियल लाइफ में क्या है। और एक चीज और सुन लो ध्यान से, अकाउंट्स और कॉस्टिंग जो पढ़ते हैं ना अपने, उसका सी कोई भी चैप्टर है ना, कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो वो, और बिजनेस में आप जब जाओगे ना रियल लाइफ में, या तो वो कंप्लाइंस में होगी। कंप्लाइंस मतलब क्या, गवर्नमेंट की है कि भी आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं। अकाउंट मेंटेन करने से कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, कंपनी का कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज अ कंप्लाइंस फॉर यू, आपको मेंटेन करना ही पड़ेंगे। क्लियर है? ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे ही कुछ चीजें क्या होती है जो पढ़ रहे हो ना, वो कंप्लायंस में काम आती है, और कुछ चीजें कंपनी के वैल्यू एडिशन के काम आती है। मतलब उस वो चैप्टर या वो कॉन्सेप्ट यूज करके कंपनी अपना प्रॉफिट या वेल्थ को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो अकाउंट जो पढ़ते हैं ना, अकाउंट या कॉस्टिंग, उसमें मेजोरिटी चीजें कंप्लायंस की है। कंप्लायंस मतलब जहां पे आपको ऑडिट रिपोर्ट करवाना है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जैसे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, तो सारी कंपनी के लिए वो मैंडेटरी है। ठीक है, कंपनी एक्ट में लिखा है यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्टिंग में भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना इज मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेजोरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बट है ना, फाइनेंस में जो मेजोरिटी चीजें है ना, वो कंप्लाइंस पर्पस के लिए नहीं, मतलब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसके लिए नहीं है। ठीक है, सारी की सारी फाइनेंस की चीजें हैं, वो कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगी। मतलब कंपनी कोई डिसीजन लेना होगा ना, तो वो लोग फाइनेंस का हेल्प लेंगे। और उसके लिए एक चीज और ध्यान रखना, जब आप फाइनेंस में हो ना, तो क्योंकि ये कंप्लायंस पर्पस के लिए नहीं है, कंप्लायंस समझते हो, ठीक है, उसके लिए नहीं है ना, तो ये इसका डेटा कैलकुलेट करने का सिस्टम कोई फॉर्मेट बेस नहीं है कि ऐसे ही करोगे तो होगा। क्योंकि मेरे को जैसे ठीक लगेगा ना, कोई फॉर्मेट ही नहीं है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुने हैं, ऐसे फाइनेंस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कोई कंप्लायंस पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने अपने कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप बहुत बार देखोगे ना, तो आप ना फॉर्मेट, जैसे कॉस्ट शीट बनाओ तो उसका अलग अलग फॉर्मेट है, उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। बट फाइनेंस में आप देखोगे कि एक सम मैंने करा तो एक फॉर्मेट से करा, और दूसरे सम में मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। क्यों चेंज करा? बिकॉज कोई फॉर्मेट ही नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उसमें आपको जैसे ठीक लगे ना वैसे आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज प्योरली फॉर योर वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के लिए कर रहे हैं तो फिर कोई कंप्लाइंस है नहीं, तो कोई फॉर्मेट भी अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? चलो एक बार आप लिख लेना ये चीजें, तो आपको ये रीड हो रहा है लास्ट लाइन में। वो है ना, वो थोड़ा डाइवर्टेड है, मतलब वो अपने बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है उसमें। मनी मार्केट का वो काइंड ऑफ थियरी जैसा है। मनी मार्केट एक अलग से टर्म आएगा, बट वो प्योर फाइनेंस नहीं है, ठीक है, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास आ गया बुक? फाइनेंस का बुक आ गया है? हाँ, मतलब वही इस पार्ट, अकाउंट्स का नहीं है ना? कॉर्पोरेट वाला मैनेजमेंट अकाउंट नहीं, वो एक कंपाइलर दिया होगा, वो नहीं। क्या नहीं है? बुक नहीं है, नहीं आई ना, कंपाइलर ही आया ना वो तो। बुक, मेन बुक तो शायद आपकी एक एफएम की आई है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आई है, ऐसा ही ना? ओएम की और अकाउंट की, अकाउंट एंड ऑडिट उसकी बाकी होगी, वो आ जाएगी एक दो दिन में वो भी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशन, टीवीएम एंड लेवरेज। देन वर्किंग कैपिटल इज हेडिंग, उसमें पहला चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देन स्टॉक मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। डिविडेंड में एक ही चैप्टर है आपका, डिविडेंड पॉलिसी। अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर में चार है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस ऐसा आता है, फंड फ्लो और ट्रेंड एनालिसिस। बाकी रह गया मनी मार्केट ना।
एक बार है ना, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितने लोगों ने भी ऐसे हाँ बोला है ना, बोथ ग्रुप, उसमें से मेजोरिटी का ऐसा था ही कि सर बाद में एक ग्रुप करना हो तो, जितने भी लोगों ने, तो हमने ना वो वर्कआउट करा है कि एक एग्जिट रूट है। तो अभी आप पढ़ो ग्रुप टू, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, बट ग्रुप टू आपको कॉमन में ही पढ़ना है, ठीक है? उसका बैच एक यहीं रहेगा और ग्रुप वन के लिए अपने सेपरेट करने वाले। आपको अलग पढ़ना नहीं से। हम्म। मैंने इंस्टीट्यूट में रजिस्टर किया ना, फर्स्ट पे कर दिया, तो अभी सब सारे मिलेंगे आज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन आपको, वो आप कहाँ पे दो इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है ना, वहाँ पे पूरे पैसे देने के बाद ही एक पहली बुक मिलेगी तेरे को, ऐसा है। वो तो इंस्टॉलमेंट का, इंस्टीट्यूट का जो है ना, वो फैसिलिटी ऐसा है कि भाई आप डेडलाइन तक तो आपको पे करना ही है, फिर उसके बाद ही सब रिलीज करो। चलो हो गया, ये कॉपी हो गया ना? ओके, चलो ध्यान देना आप लोग। ऐसे ना इसमें जो सबसे लेंदी चैप्टर है ना, वो एक कैपिटल बजटिंग है और दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें से आप 15-15 मार्क्स का वेट एस्टिमेट कर सकते हो। दो चैप्टर में से 30 मार्क्स का आएगा, और वो लेंदी है चैप्टर, दोनों के दोनों। लेंथ मतलब मैं जब लेंदी बोल रहा हूँ ना, तो आप फाउंडेशन में मैंने जितना कॉस्टिंग पढ़ा है ना पूरा, उतना टाइम लगेगा कैपिटल बजटिंग में, ठीक है? उतना लेंदी है। एंड सेम टाइमिंग लगेगा आपका वर्किंग कैपिटल में। दोनों ही चैप्टर लेंदी है। बाकी सब कुछ है ना, इट विल हार्डली टेक 4 सेशन, ठीक है? 4 to 5 सेशन एट मैक्स, ठीक है? अगर 2-2 घंटे के रहे तो 4 सेशन एट मैक्स। बाकी कोई भी चैप्टर आप उठा के रखो, क्लियर है? हाँ, उसमें मेरे को 15-20 सेशन लगेंगे टू कवर अप योर कैपिटल बजटिंग। 15 से 20 लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वो समझते हो और कितना होमवर्क करके आते हो, ठीक है? होमवर्क वाला सिस्टम अपने स्टार्ट करेंगे। एक तो आप फोन नहीं रख रहे हो ना, वो भी स्टार्ट करना ही अपने को। अब है ना, आप कोई नया ऐड नहीं होने वाला है, अब बैच स्टेबलाइज है। 1-2 दिन और जाने दो। एक तो होमवर्क चेक करना, मतलब आपको रोज बुक का ना नीचे सबमिट करवाना पड़ेगा जो भी होमवर्क होगा। अगर आप नहीं करोगे तो क्या करना है वो हम जानते हैं, बट अभी तो आपको वो सबमिट करवाना है। और दूसरा, आप फोन आगे रख लो, ठीक है? 1-2 दिन है आपके पास, जो करना है करो अभी, बाद में देखते हैं अपने। चलो अब आप ध्यान देना। चलो नया जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना अपने, दैट इज लेवरेज। और है ना, इसको आप अगर मार्क्स वाइज असाइन करना है तो 5 to 7 मार्क्स। जहां पे वो लिखा है ना, वो पेज को छोड़ दो आप, ठीक है? जो अभी अभी लिखा ना आपने, आप नेक्स्ट पेज पे लिखो न्यू टॉपिक दैट इज लेवरेज। ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनना चाहिए अभी से, ठीक है? टाइम है। ओके, एक एक है ना, एक बेसिक चीज, पहले टाइप्स ऑफ लेवरेज लिख देते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एग्जैक्टली चैप्टर क्या हेल्प करेगा रियल लाइफ में, क्लियर है? पहले आप लिख लो टाइप्स ऑफ लेवरेज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, second is financial leverage, third is combined leverage. बस पूरे चैप्टर में ये 3 कैलकुलेशन करना है और चैप्टर कंप्लीटेड है, ठीक है? चलो अब आप पेन रख दो, एक बार यहाँ फोकस करना। सी लेवरेज चैप्टर अपने अभी अभी जस्ट
यहाँ पे लिखा है कि वो कहाँ पे फॉल होता है इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। क्लियर है? लेट्स से आपण एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। मैं ना ऐसा नहीं कि ये लेवरेज सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, बट जस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलने से वो कनेक्ट बेटर होगा। क्लियर है? सपोज यू आर ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ असेट्स में पैसा लगाना, वही उनके लिए प्रोजेक्ट है। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका बिजनेस क्या है कि अलग अलग साइट को कंस्ट्रक्ट करना। क्लियर है? वैसे ही इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या होगा, उनके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आएंगे और उसमें से उनको एनालिसिस करके बेस्ट प्रपोजल जो है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, वहां पे आपको पैसे लगाने। चलो इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी छोड़ो, आप एक नॉर्मल कंपनी हो लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी, और आपके मैनेजमेंट के पास 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े और उन्होंने एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको बुलाया कि ये 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े और हम सब में इतना कॉमन सेंस तो है कि 4 करोड़ पड़े तो छोड़ थोड़ी देंगे, बोले पड़े पड़े जो होगा वो देखा जाएगा। आपको उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वो इन्वेस्टमेंट का कॉल वो डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। रिस्क एपेटाइट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है, यू कैन गो फॉर एफडी। ठीक है, बट आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप डिवेंचर में पैसा लगाओ। थोड़ा और रिस्क ले रहे हो तो इक्विटी शेयर में भी पैसा लगाओ। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है, मल्टीपल एरियाज होते हैं जहां पे आप पैसे लगा सकते हो। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको अपने मैनेजमेंट ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं कि आप जाके इसको मार्केट में लगाओ, वी आर रेडी टू टेक रिस्क, बट आप थोड़ा एनालिसिस करके लगाना। क्लियर है? तो जब भी कभी आप कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो या कोई कंपनी में स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, तो जो एनालिसिस आप करोगे ना, उसमें सबसे बेसिक चीजों का जो एनालिसिस होता है वो ये है कि ये जो पैसे लग रहे हैं वो रिटर्न कितना देंगे, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा। ये कैलकुलेशन ऑलवेज होता है कोई भी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में। और दूसरा जो कैलकुलेशन होता है वो ये है कि ये जो पैसे लग रहे हैं ना, उसमें रिटर्न मान लो 15% है। क्लियर है? बट वो रिटर्न है, उसमें रिस्की कंपोनेंट कितना है, मींस यू हैव टू क्वांटिफाई द रिस्क आल्सो। ये तो बहुत बेसिक डेटा हो गया। आप कोई भी पैसे लगाओगे ना, तो रिटर्न कितना आएगा और वो रिटर्न में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये दो कैलकुलेशन तो सबसे बेसिक सा कैलकुलेशन हुआ। इससे सिवा मतलब इसके सिवा बहुत सारी और चीजें भी देखी जाती है, बट ये तो दो बेसिक कैलकुलेशन हो गए। क्लियर है? आई होप ये तो समझ आ रहा है। इसके बिना कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, सिर्फ रिटर्न देख के पैसे लगा दोगे, ठीक है, तो फिर आप वो अपने कसिनो में जाते हैं, पैसे डबल हो जाएंगे, 100% रिटर्न, ऐसा ही होगा ना। बट उसमें रिस्क भी है कि जाएंगे तो भी पूरे जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ रिटर्न नहीं देखा जाता है, साथ में क्या देखा जाता है, रिस्क भी देखा जाता है। क्लियर है? अब मैं आपको ये बोलूं, रिस्क का जो फील है ना, फील वो बहुत इजी है कि ये ज्यादा रिस्की, ये ज्यादा नहीं है रिस्की, कम रिस्की। जैसे मैं आपको ये बोलूं, मान लो आप 3 बिजनेस में हो। पहला बिजनेस क्या है कि आप है ना राजस्थान से कोई आयरन का या प्लास्टिक का चीज लाते हो और यहाँ पे अहमदाबाद में बेचते हो। ये नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस हुआ, नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस हुआ ना। तो पहला बिजनेस ये है कि आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हो। क्लियर है? लेट से प्लास्टिक की चीज रखते हैं अपने। दूसरा है आप ट्रेडिंग कर रहे हो बट चाइना से इंपोर्ट करते हो, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, मीन्स वी आर इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्लियर है? और तीसरा ये है कि आपका बिजनेस है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग समझते हो? मतलब रोज वो बाय सेल करने वाले, ठीक है, जिनको अगर बाय सेल नहीं करे तो रात को नींद नहीं आए, मतलब वैसे लोग हैं। आप जो स्टॉक मार्केट में एडिक्टेड लोग हैं ना स्टॉक मार्केट के, उनका सैटरडे संडे जाता नहीं है, बोले काश इस दिन भी मार्केट चालू हो। ये काइंड ऑफ एडिक्शन है मार्केट में भी। आप लोग कुछ लोग आप लोगों में से निकलेंगे ऐसे, थोड़ा टाइम जाने दो, थोड़ा स्टॉक मार्केट का आइडिया है ना, तो फिर आप में से भी कुछ लोग जिसकी कंप्लेन पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये ना, जैसे मैंने फाउंडेशन में भी उस टाइम भी बोला था कि आपका डीमेट अकाउंट होना, इट इज अ वी कैन से प्री रिक्विजिट फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट, क्योंकि आपको बेटर कनेक्ट होता है। क्लियर है? तो 1-2% 100 में से 1-2 लोग ऐसे निकलते हैं जो है ना, 1-2 ट्रेड अगर उनके सही हो जाए ना, तो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं कि हमारे जैसा कोई है नहीं मार्केट में। क्योंकि मैंने 2 ट्रेड, मेरे कंटिन्यूटी में 2 ट्रेड सही गए। ठीक है, वो ना वो एक्सपर्ट वाला भूत 1-2 महीने में उतर जाता है। और प्रॉब्लम क्या, वो 2 महीने में थोड़ा सिग्निफिकेंट लॉस भी कर देते हैं बहुत सारे लोग, अगर पेरेंट साइड से लिक्विडिटी है तो।
तो मैं ना फाउंडेशन में भी मैंने बोला था आपको, अभी भी बोल रहा हूँ कि जब तक आपके पास खुद के पैसे नहीं आए ना, खुद के अर्न किए हुए, तो ट्रेडिंग करना वो वन काइंड ऑफ क्राइम है, मोरल मोरल ग्राउंड पे, ठीक है। लीगल ग्राउंड पे कोई क्राइम नहीं है, बट मोरल ग्राउंड पे वो क्राइम है अगर आप अपने पेरेंट्स के पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अब मॉरलिटी है कि नहीं वो अपने को पूछना है, बट ये मेरा ऐसा मानना है कि मोरल ग्राउंड पे इट इज अ काइंड ऑफ क्राइम। क्लियर है, करना कभी भी नहीं चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये तीनों में से कौन से बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा? है कोई डाउट किसी को कि किस में ज्यादा रिस्क है? इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क है कि नहीं? लग रहा है ऐसा? लग रहा है ना? अब ये हुआ फील का बात, कि फील तो सबको समझ आ रहा है, बट अगर मेरे को नंबर रखना हो कि कितना ज्यादा रिस्क है इंट्राडे में, तो आप रख पाओगे? नहीं रख पाएंगे। क्लियर है। इनफैक्ट मैंने ये पूछा, दूसरा मैं ये पूछता कि आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो, बट प्लास्टिक की जगह आयरन का बिजनेस है, वही है, राजस्थान से ला रहे हैं, अहमदाबाद में बेच रहे हैं, बट आप प्लास्टिक की जगह क्या ला रहे हैं अपने? आयरन। अब इन दोनों में से रिस्क किसमें ज्यादा है? अब क्या वो गैस वर्क चल रहा है, ठीक है, मेरे को प्लास्टिक ठीक लग रहा है तो प्लास्टिक बोल रहा हूँ, आयरन ठीक लग रहा है तो आयरन बोल रहे हैं। है किसी के पास कॉन्क्रीट जैसे, उसमें कितना कॉन्फिडेंस था आपको? उसमें डाउट था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपेयर में, चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक बार साइड करें, इन दोनों में फाइट करवाए कि नॉर्मल जो आप बिजनेस ट्रेडिंग का करते हो वर्सेस इंट्राडे स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग, किस में ज्यादा रिस्क है? इंट्राडे स्टॉक मार्केट में। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, जस्ट उसको नंबर में नहीं रख पाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। वैसे ही अब मैं ये बोलूं कि प्लास्टिक का आप लाके ट्रेडिंग कर रहे हो, सेम सिटी से ला रहे हैं अपने और अहमदाबाद में बेच रहे हैं प्लास्टिक, और दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है आयरन का, वो वहीं से लाके अहमदाबाद में ट्रेडिंग करता है। अब इन दोनों में से ज्यादा रिस्क कौन से बिजनेस में है? तो अब आपको फील नहीं आएगा? क्या रहा है फील? अब मैं वो बोल रहा हूँ, अगर आ रहा है ना तो फिर आप गैस कर रहे हो, ठीक है, कि आयरन ठीक लग रहा है, प्लास्टिक ठीक लग रहा है। मैं वापिस से बोल रहा हूँ कि रिस्क को क्वांटिफाई करना हो ना, दैट इज दी, वी कैन से, प्री रिक्विजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आप पैसा लगाते हो तो रिस्क को क्वांटिफाई करे बिना पैसा नहीं लगाओगे आप, ठीक है। रिस्क को क्वांटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है लेवरेज। जब आप पैसे लगाते हो, इनफैक्ट मेरा एक चीज रह गया कहना, कि जब भी आप कोई कंपनी में पैसे लगाते हो ना, तो दो तरीके का एनालिसिस फेमस है। एक है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको वो ग्राफ चार्ट, ठीक है, वो सुना है ना, कैंडल्स, ये वर्ड सुने आपने? हाँ। वो उसको प्राइस एक्शन एनालिसिस कहते हैं। वो आपके करिकुलम में है, बट दैट इज इन फाइनल, बहुत छोटा सा करिकुलम में है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है वो। दूसरा तरीके का जो एनालिसिस है उसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो बैलेंस शीट देखता है, फ्यूचर प्रॉफिट देखता है, फ्यूचर में ग्रोथ देखेगा, ये सब एनालिसिस को बोला जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस। और आपकी जो स्टडी है ना, प्रोफेशनल कोर्स की स्टडी, वो सपोर्ट करती है फंडामेंटल एनालिसिस को। वो लोग बोलते हैं ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो सब वर्स्ट है। मेन सब चीजें परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, और लॉन्ग रन में ये प्रूवन है कि फंडामेंटल एनालिसिस ही बेटर होता है कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। बट क्योंकि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत इजी है, कोई नॉन कॉमर्स पर्सन अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहे तो उसको उतना ही टाइम लगेगा जैसे कोई कॉमर्स का पर्सन सीखना चाहे। बट अगर कोई नॉन कॉमर्स पर्सन फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहे ना, तो उसको आपको ये समझाना पड़ेगा कि जीपी रेशियो क्या होता है, ठीक है, वहां से शुरुआत होगी, तो उसके बाद सारे रेशियोज का उसको आइडिया आएगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए चैलेंज है। तो मार्केट में क्या हुआ कि क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सिंपल है, वो ज्यादा लोगों को सिखाया जा सकता है, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और शॉर्ट टर्म पे टेक्निकल एनालिसिस काम करता भी है, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग रन में अगर आपको कोई कंपनी में पकड़ना है तो उसके लिए क्या काम आएगा? फंडामेंटल एनालिसिस। तो जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, वो ये कहता है कि बेसिक जो चीजें आपको कंपनी की कैलकुलेट करनी चाहिए, या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का कैलकुलेट करना चाहिए, वो है उसका रिटर्न, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि ये पैसे जो लगा रहे उससे रिटर्न क्या आएगा, एंड दूसरा उसमें क्या रिस्क कंपोनेंट है। क्लियर है? मैं वापस से बोल रहा हूं, ये दो बहुत बेसिक चीज है जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम कैलकुलेट करना चाहिए। अब रिस्क को क्वांटिफाई करने की अलग अलग थियरीज है, जिसमें से एक थियरी है जो लेवरेज है, जो रिस्क को क्वांटिफाई करके आपको बताएगा कि ये कंपनी में या ये प्रोजेक्ट में इतना रिस्क है। कंफर्टेबल है ये? तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कैसे है ना, वो बात की बात है, ठीक है। वो बाद में देखेंगे अपने कि हाउ एग्जैक्टली लेवरेज विल हेल्प यू टू क्वांटिफाई द रिस्क, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। अभी मैंने आपको क्या बोला कि पूरे के पूरे फाइनेंस में
लेवरेज कौन से हेड में आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम जब आपको सारे एनालिसिस करने होते हैं, प्रिसाइजली फंडामेंटल एनालिसिस, तो लेवरेज आपको हेल्प करेगा उसमें रिस्क को क्वांटिफाई करने में, और रिस्क को क्वांटिफाई करना दैट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आ रहा है ये? ओके, अब ना थोड़ा अपने डाइवर्ट होके कैलकुलेशन पे आते हैं। फिर मैंने एक बार आपको कैलकुलेशन आपके कंट्रोल में आएगा ना, देन वी विल एबल टू एक्सप्लेन द रीजंस, और वी कैन से एग्जैक्टली वी कैन एक्सप्लेन दैट कि हाउ एग्जैक्टली लेवरेज विल क्वांटिफाई द रिस्क। क्लियर है? क्योंकि रिस्क को क्वांटिफाई करना, हर एक डिसीजन आपका ऐसा थोड़ी आएगा कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, या लेट्स से एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग है और एक इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर सब बिजनेस ये 3 कैटेगरी के होते हैं तो रिस्क को क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्क इंट्राडे ट्रेडिंग में है, फिर उससे कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और सबसे कम किस में? ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग के बिजनेस में। बट बहुत बार क्या होता है, सिमिलर बिजनेस भी आते हैं, तो फिर आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ना लेवरेज स्टार्ट करने से पहले, मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले, एक टर्म्स है, कुछ टर्म्स है जो अपने डिस्कस करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अपने फाउंडेशन में इसको पढ़ा भी है। फाउंडेशन में आपने ये पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा है अपने ने। ठीक है, मैंने ही पढ़ा है तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वरना नीचे अभी पूछ रहा था ना, तो वो लोग ऐसे बोल रहे कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मतलब वैसा होगा नहीं कि नहीं पढ़ा है, उन्होंने भी जहां भी पढ़ा होगा पढ़ा ही होगा। बट वो क्या, वो होता है ना कि मैं कहाँ चेक करने जाऊंगा। ठीक है, एक कहीं भी मैंने सुना था कि भाई आप है ना झूठ बोलो ना तो तब बोलो जब पकड़ने का कोई स्कोप ही नहीं हो, तो उनके पास वैसा है, मतलब वो पकड़े जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं पढ़ा है। आई होप आपने पढ़ा है, वो कंफर्म है, याद भी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में, उसमें एक क्लासिफिकेशन जो है वो है, यू हैव टू बाइफरगेट ऑल योर कॉस्ट इनटू 2 पार्ट। एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स कॉस्ट। ये दोनों वर्ड याद है? ओके, तो ये ना अभी यहाँ यूज होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा क्या है आपका? फिक्स कॉस्ट। कोई मेरे को समझा दो थोड़ा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंटली। पढ़ने वाले वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में वो इफेक्ट नहीं पड़ता है कितने भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहता ओके, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। चलो, और कोई किसी को याद हो ऐसा? फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्शन हो या ना हो वो होगा ही, और वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन अप डाउन होगा उसके उसकी प्रोपोर्शनल। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट इज लिंक विद नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने यूनिट ज्यादा बनाओगे उतना वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा, और जितने यूनिट कम बनाओगे उतना वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट, सॉरी इन टर्म्स ऑफ टोटल, सॉरी इन टर्म्स ऑफ टोटल। जैसे ना अपने, मैं फाउंडेशन में भी आपको एग्जांपल दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। लेट्स एज्यूम दैट प्रीमाइसिस जो अपने यूज करिए रेंट पे है, तो रेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हो रेंट तो वही देना है वो, तो ये क्या हो गया? फिक्स इन नेचर। ये खर्चा आपका क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल क्या था जो अपने उस टाइम भी एग्जांपल दिया था, कि आपको बुक प्रोवाइड करी है जो, वो एब्सोल्यूट वेरिएबल है। जितने स्टूडेंट होंगे उतनी बुक प्रिंट करवानी पड़ेगी, तो वो लिंक विथ नंबर ऑफ यूनिट्स है। आपको यूनिट नहीं बोल रहे, मतलब अपने ऐसा बोल रहे कि आपका जो भी आउटपुट है, आप सर्विस या प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो जो भी आपका आउटपुट है उसके साथ अगर लिंक है आपकी कॉस्ट, सो दैट विल बी वेरिएबल इन नेचर। और जो खर्चे कांस्टेंट है, जिसका आउटपुट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो फिक्स इन नेचर है। उसके एग्जांपल है रेंट, अकाउंटेंट सैलरी, एडमिन स्टाफ सैलरी, ये सब आपके फिक्स इन नेचर है। क्लियर है? सो ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि आप फाइनेंस में हो ना, तो फाइनेंस में एक ड्रॉबैक क्या है कि उसको डेटा जहां से चाहिएगा ना वहां से उठा लेंगे वो लोग। मान लो कॉस्टिंग में से डेटा चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट अकाउंट का है कि कॉस्टिंग का है? कॉस्टिंग का। अकाउंट में आपने करा फिक्स एंड वेरिएबल? नहीं। अभी आप फॉर्मेट देखोगे ना, अभी अभी अपने कैलकुलेशन करेंगे, तो वो फॉर्मेट में आपको थोड़ा और लगेगा कि कुछ कुछ नंबर्स या कुछ वर्ड है ना वो कॉस्टिंग से आ रहे हैं, और कुछ वर्ड अकाउंट से आ रहे हैं। क्लियर? तो आपको ना ऑफेंडेड नहीं लगना चाहिए कि ये दोनों मिक्स कैसे कर दिया। उनको जो मना है वो करेंगे, बिकॉज अपने कंप्लायंस के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमको किसी को दिखाना नहीं है ये कैलकुलेट करके, हमको इंटरनल अपने एनालिसिस के लिए यूज करना है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंस, कि आप डेटा कहीं से भी उठा सकते हो, और कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ठीक लगे वो फॉर्मेट आप कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, मतलब चैप्टर वाइज जो फॉर्मेट होगा, जैसे आप कॉस्ट शीट पढ़ रहे हो, तो आप
4 चैप्टर पढ़ो तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो वही रहेगा, क्लियर है। यहाँ पे फाइनेंस में हर चैप्टर में फॉर्मेट बदलेगा, और फॉर्मेट बदलने में भी एडवांटेज क्या है कि वो लोग डेटा कहीं से भी सोर्स करवा सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फाइनेंस, क्लियर है। सो एक बार ध्यान देना आप लोग, जो एक फॉर्मेट अपने सिखाना चाह रहे हैं वो है, अब देखना यहाँ पे कि सेल्स, सबसे पहले ऊपर का नंबर सेल्स है। यहाँ पे सेल्स में से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। एक्चुअली सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस कर दे तो प्रॉफिट आ जाएगा ना, क्लियर है। दो ही होता है ना, आप सारे खर्चे आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हो। कोई आके ये बोले सर मटेरियल तो नहीं करा बाइफरकेट, तो उसको फिर साइड में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये डाउट नहीं आ रहा है, आई होप ये डाउट नहीं आ रहा है। आपने अपने सारे खर्चे को दो पार्ट में बाइफरकेट करा, एक वेरिएबल और एक फिक्स, ठीक है। जो मटेरियल इज वेरिएबल तो वो वेरिएबल में चला गया होगा, अगर आपके फिक्स है तो वो फिक्स में आ गया होगा, क्लियर है। आई होप ये डाउट नहीं है किसी को। अपने सारे एक्सपेंस या तो वो वेरिएबल है या तो वो क्या है, फिक्स है। हाँ, वो या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो अलग क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ये सब अलग क्लासिफिकेशन हो गए। एक ही लिस्ट को आप मल्टीपल तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अपने सारे खर्चे दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे, एक है फिक्स और एक क्या है आपका वेरिएबल। कंफर्टेबल है ये? तो ना सेल्स में से अगर दोनों हटा दे तो अल्टीमेटली वी विल रीच टू प्रॉफिट। बट यहाँ पे एक बीच का एक स्टेप है कि सेल्स में से आपको वेरिएबल कॉस्ट हटाना है और एक नंबर आएगा जिसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका वर्ड क्या है नया, कंट्रीब्यूशन, ये याद रखना पड़ेगा। और ना इस पे एक चैप्टर है, मैंने आपको जब फिक्स एंड वेरिएबल का क्लासिफिकेशन फाउंडेशन में समझाया था ना, तब भी मैंने ये बोला था कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आप वो स्पेयर कैपेसिटी वाला याद करो कि आपके पास 20,000 का स्पेयर कैपेसिटी है, आपका कॉस्ट 13 रुपए है टोटल, उसमें से 8 रुपए वेरिएबल है और 5 रुपए फिक्स है। अब आप 13 रुपए में बना रहे हो और 15 रुपए में बेच रहे हो, और आपके पास है ना 20,000 यूनिट का स्पेयर कैपेसिटी, टोटल 1 लाख का कैपेसिटी है, उसमें से 80,000 यूनिट आप बना के बेच रहे हो, 20,000 का स्पेयर कैपेसिटी है, जिसका एक कस्टमर आया है जो 11 रुपए में मांग रहा है, ठीक है। तो अपने ये कहेंगे कि 13 में तो हमारा खर्चा है, 11 में कैसे देंगे, फिर अपने ये समझे थे कि दे देंगे क्योंकि खर्चा आप कितना लगने वाला है 8। तो ये क्या हुआ, एक डिसीजन मेकिंग हुआ। और ये बेस है ना डिसीजन मेकिंग का, जो ये बेस आपने अभी समझा, उस बेस पे एक चैप्टर है दैट इज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नेम इज मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लियर है। वहां पे आप ये फॉर्मेट वापस से पढ़ोगे कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो उस टर्म को बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, क्लियर है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो इसको क्या बोलेंगे अपने, प्रॉफिट। कोई नया कुछ माइनस नहीं कर रहा है, सेल्स में तो दो चीजें माइनस हुए, वेरिएबल और फिक्स, बट बीच वाले टर्म को नया नाम दे दिया, दैट इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन। वैसे मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में जाके डिटेल में बताऊंगा कंट्रीब्यूशन, बट अभी एक बार वर्ड सुन लो कि कैसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उनको, क्लियर है। जैसे आप देखो ध्यान से, लेट्स से अपने ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अभी, और उसमें पर एनम रिसिप्ट आया 25 लाख, पूरे साल में 25 लाख का रिसिप्ट आया है, क्लियर है। ये रिसिप्ट लाने में एक तो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, लाइट से मटेरियल है, कोई फैकल्टी है बाहर की विजिटिंग फैकल्टी, उन सबको आप पेमेंट कर रहे हो जितने घंटे पढ़ाया उन्होंने, क्लियर है। फिर आपका ये प्रीमाइसिस भी लगा हुआ है, ठीक है, जो प्रीमाइसिस है पूरा, उसमें जितने लोग हैं सब लगे हुए हैं। और बाद में जो ओनर है, ठीक है, लेट्स से भरत सर इज ओनर, अब मेरा नाम भी रख दो चलो, ठीक है, हम दोनों लेट्स से ओनर है, लेट्स से नहीं है ही मान लो। तो है ना, ये तीन लोग, एक तो बाहर से वेरिएबल ही कुछ आ रहा है, ठीक है, फिर पूरी प्रीमाइसिस लगी हुई है, प्रीमाइसिस में बहुत सारे रिसोर्सेस ये 25 लाख को जनरेट करने में लगे हैं, और ओनर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या कहता है कि आपका सेल्स 25 लाख का हुआ, उसमें से बाहर से जो खर्चे हैं, मतलब जो आपको जितने यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे पे करना पड़ेगा, उसको वेरिएबल मानोगे, वो तो आपके पास आने ही नहीं वाला है ना, तो वो माइनस कर दो। मान लो वो 5 लाख रुपए है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने पैसे बच गए, 20 लाख। मैं वापस से बोल रहा हूं, आप ओनर के लिए नहीं बचे, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बचे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ओनर्स आ गए, सारे एम्प्लॉय आ गए, सारे रिसोर्सेज आ गए, उन सब ने कितना वैल्यू क्रिएट करा फॉर यू, तो आंसर है 20 लाख। तो उन सबका कंट्रीब्यूशन कितना आया, 20 लाख। आयो समझ में आ रहा है, 25 लाख का टोटल सेल्स है, उसमें से कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन तो बाहर के लोगों का है,
जैसे मटेरियल है तो घर पे नहीं बना रहे अपने, वो तो बाहर से प्रिंट करवा रहे, मतलब बनाते तो हम ही है, प्रिंट बाहर होता है, ठीक है। तो वो खर्चा, आपके 25 लाख रुपए रिसिप्ट आई है, तो 5 लाख रुपए तो आपने बाहर वालों को दे दिए। अब जो आपके लिए बच गया, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बच गया, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, जितने रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कि ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब वो प्रॉफिट नहीं है, आई होप समझ आ रहा है। उसमें से रेंट है वो माइनस होगा, सैलरी होगी वो माइनस होगी, सारे फिक्स कॉस्ट माइनस होंगे, और फिर जो बच गया ना उसको क्या बोलते हैं अपने, प्रॉफिट। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं अपने यहाँ ये फॉर्मेट, ये आप सबको पता है कि ये कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, ये अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है, तो इसको अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। इसको आप अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं कह सकते, इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, कॉस्टिंग, क्योंकि ये टर्म तो आपके कॉस्टिंग में यूज हो रहे हैं। बट ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट को अगर मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट से रिप्लेस करना हो ना, तो उसको बोलना पड़ेगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेके अर्निंग तक पहुंचना हो कि अर्निंग एक्चुअली कितना है, तो दो चीजें माइनस करनी पड़ेगी, एक इंटरेस्ट और दूसरा टैक्स। अपने कॉस्टिंग में ये भी पढ़े हैं कि कॉस्टिंग ना तो इंटरेस्ट को कॉस्ट मानता है, ना तो टैक्स को कॉस्ट मानता है, तो ये दोनों तो माइनस ही नहीं होंगे ना ऊपर। आप बोलो इंटरेस्ट फिक्स है कि वेरिएबल है, फिक्स है, बट क्या वो ऊपर फिक्स कॉस्ट में माइनस हो गया होगा, आंसर इज नो। बट अकाउंट्स में अगर आओगे तो करेगा वो माइनस। क्लियर है? तो कॉस्टिंग प्रॉफिट, ये ऑलवेज याद रखना कि आप कॉस्टिंग का मैकेनिज्म लगा के जो प्रॉफिट निकालते हो ना, वो अकाउंट्स में आके बनता है ईबीआईटी, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करना बाकी है, कॉस्टिंग वालों ने नहीं किया होगा। नहीं किया क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं कि ये खर्चा है। क्लियर है? आई होप वो फाउंडेशन वाला लिंक हो रहा है कि ऐसा बात हुआ है अपने। क्लियर है? अब इसमें से, अब देखो यहां तक जो फॉर्मेट चला ना वो कॉस्टिंग के बेस पे चला, अब फॉर्मेट अकाउंट के बेस पे चलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको थ्रू आउट एफएम मिलेगा कि अकाउंट कॉस्टिंग को मिक्स कर रहे हैं, वो तो उनका मन है ना, जो करना है कर सकते हैं। क्लियर है? तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, ईबीटी। इसमें से टैक्स माइनस करें, देन यू विल गेट ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। कंफर्टेबल है? ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये पैसा किसके लिए अवेलेबल होता है, इक्विटी वालों के लिए, कि कुछ इसमें अभी कट जाएगा। कंपनी में इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स होते हैं, तो डिबेंचर्स तो अपने इंटरेस्ट दे दिया, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आया, कैन वी से दैट कि ये कंपनी के जो ओनर है, इक्विटी होल्डर, उनके लिए अवेलेबल है कि या एक कट अभी और कुछ बाकी है, एक कट बाकी है, वो कट है प्रेफरेंस डिविडेंड का। प्रेफरेंस डिविडेंड आप कहां से माइनस करते हो, वो आप अगर आप पढ़े हो 11th-12th में भी, तो अगर आपको डिविडेंड देना होता है ना, तो नेट प्रॉफिट में से नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से माइनस होता है। वैसे ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, ये पूरा इक्विटी के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें से अगर प्रेफरेंस वाले है कोई, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, फिर जो पैसा बचेगा ना उसको बोला जाता है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं है, उसको बोला जाता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो माइनस होगा, ठीक है। फिर जो अमाउंट बचा ना उसको बोला जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। हाँ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो इसी को बोलोगे आप प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, और सारे सम में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होने वाला है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स को आप क्या कह सकते हो कि ये प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर है? मान लो यहाँ पे आपका 5 लाख का नंबर आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 5 लाख, और आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, और मुझे निकालना है ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो इसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड इट विल प्रोवाइड यू व्हाट, EPS, earning per share, considering that assumption that there is no preference dividend available। preference share है ही नहीं तो उस पर डिविडेंड भी नहीं देना है। अगर वो है डिविडेंड तो EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, और फिर जो अमाउंट आता है ना उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी। बट मान लो अभी नहीं है, तो EAT जो है उसी को प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी बोलेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल प्रोवाइड यू EPS। क्लियर है? तो आप ना एक काम करो, आप लिखो ना format for calculation of
फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेवरेजेस। अपने ना यहाँ पे वर्ड कॉस्टिंग प्रॉफिट ऐसा यूज नहीं कर रहे, ये तो जस्ट मैंने ना पहली बार एक्सप्लेन करा तो बोला मैंने, ठीक है। बाकी फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेवरेजेस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। माइनस फिक्स कॉस्ट। सो दैट विल बी ईबीआईटी, ठीक है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ओके, दैट इज ईबीटी। minus tax EAT divided by number of shares. So क्या आ जाएगा आपका EPS, अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मेट में आपको सारे लेवरेजेस काउंट करने हैं, इसके बाहर कोई फॉर्मेट नहीं आएगा, ठीक है, यही फॉर्मेट में चलेगा। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल। आपने ना इससे स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। वो मैंने ये बोला ना कि ऑपरेटिंग लेवरेज या सारे ये लेवरेज इट विल हेल्प यू टू क्वांटिफाई रिस्क, रिस्क को क्वांटिफाई करने में हेल्प करने वाले। कैसे करने वाले ना वो अब यहां से पता चलेगा, पहले कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कैसे करना है। लिखो एग्जांपल। ठीक ना, आप लोग कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मान लो अपने ने बहुत बेसिक सा जो फाउंडेशन में एग्जांपल रखा था कि आप पेन बना के बेच रहे हो, राइट। तो पेन बनाने बेचने में आपको 10 रुपए पर यूनिट मिल रहे हैं, फिर उसको बनाने में मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं और वेरिएबल वेरिएबल खर्चे लग रहे हैं। इन सब का टोटल आ रहा है 3 रुपीज, ठीक है। सारे वेरिएबल कॉस्ट का एक बार देख लो, आप लिखना नहीं, यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब मिला के वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है, 3 रुपीज। तो मैं यहाँ पे मैं बाइफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ कि मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, मैंने टोटल करके लिख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है आपका, 3 रुपीज। लेट से उसको 4 रखते हैं, ठीक है, 4 रुपीज आ रहा है। कंफर्टेबल है ये। अब आपका जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है टोटल 4 लाख रुपीज। फिक्स कॉस्ट टोटल कितना है आपका, 4 लाख। इसमें रेंट आ गया, अकाउंटेंट सैलरी आ गया। रेंट पर यूनिट थोड़ी होता है कि पर यूनिट 1 रुपी, ऐसा नहीं है, वो तो टोटल में नंबर होता है। वैसे अकाउंटेंट सैलरी इज ऑल्सो कोटेड इन टोटल। तो सब मिला के फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपए का। क्लियर है। अब आप नंबर ऑफ यूनिट जो बेच रहे हो ना, नंबर ऑफ यूनिट जो ऑपरेट कर रहे हो वो है 1 लाख यूनिट्स। कितने यूनिट पे आप ऑपरेट कर रहे हो, 1 लाख। सो एक बार है ना ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए वही वही फॉर्मेट यूज करना है। तो आप सॉल्यूशन देखना ध्यान से। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या रखोगे आप, सेल्स। चलो सेल्स कितने यूनिट है, 1 लाख यूनिट इंटू 10 रुपीज ना, तो कितना आंसर आया ये, 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट वो यूनिट के साथ चेंज होगा, तो 1 लाख यूनिट इंटू 4 रुपीज, ये कितना आ रहा है, 4 लाख। सो आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का नोटेशन सी है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन है।
कितना है आपका 6 लाख। ओके, फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट कितना है 4 लाख। तो ये आ गया ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना आ रहा है आपका 2 लाख। तो अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है ना तो यहां तक का ही फॉर्मेट है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये फॉर्मूला है और एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको वापस से बोल दूं, कैलकुलेशन ऑफ लेवरेजेस इज नॉट चैलेंजिंग, मतलब आपको फॉर्मेट में डाल के आंसर निकालना है। इसका एग्जैक्ट यूज क्या है रियल लाइफ में, दैट इज चैलेंजिंग। और दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, इसे काउंट करो आप। तो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 6 लाख और ईबीआईटी कितना है 2 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, आंसर इज 3। अब ये 3 क्या कहना चाह रहा है ना, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो हो गया ना खत्म, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ 3, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो अभी एक बार आप लिखो, फिर अपने उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 3। कि 3 आया तो हो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। चलो देखना आप लोग, हाँ हो गया ना कॉपी है। इनफैक्ट है ना, ये पहला फॉर्मूला है आपका, ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ईबीआईटी।
हो गया ना, कॉपी हो गया, किसी का बाकी है? बाकी है, देख लो। 2 बार लिखोगे तो बाकी रहेगा, ठीक है, एक ही बार लिखना है। चलो ध्यान देना आप लोग। एक्चुअली ना अपने सीट में जो सम्स है ना, मान लो 10 सम है, तो जितने भी है उसमें से 80% सम ये अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीट हो जाएंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है सी अपॉन ईबीआईटी। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो 20% बाकी रहे ना, एग्जाम में वहीं से आता है, ठीक है। सो अपने को वो उसके लिए आपको इंटरप्रिटेशन सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट थ्री जो आया ना, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अब है ना 2 इंटरप्रिटेशन है इसके, दोनों मोर और लेस सेम ही है, बट वो कहने का तरीका अलग है दोनों का, क्लियर है। उसमें से जो पहला वाला है ना, दैट इज सिंपल एंड दैट इज मोर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, वो एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट भी है। दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरे को लगता है कि रियल लाइफ में वो दूसरा वाला जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम के लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दो। इफ योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है तो उसका मतलब ये होता है, मतलब इंटरप्रिटेशन वाइज, कि अगर आपका सेल्स या आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बेच रहे थे या कंट्रीब्यूशन, अगर ये 1% से चेंज होगा, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कंट्रीब्यूशन 1% से अगर चेंज होता है तो आपका ईबीआईटी वो ऑपरेटिंग लेवरेज परसेंटेज से चेंज होगा। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 3, तो वो कितने परसेंटेज से चेंज होगा 3 से। एक बार मैं वापस से बोल रहा हूं, और एक कॉमन डाउट है जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक बार रुको यहाँ पे। अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल्स और कंट्रीब्यूशन 1% से चेंज होगा तो आपका ईबीआईटी दैट इज नोन एज अ कॉस्टिंग प्रॉफिट, वो कितने परसेंटेज से चेंज होगा ऑपरेटिंग लेवरेज परसेंटेज से। तो ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है तो वो कितने परसेंटेज चेंज होगा 3 से, क्लियर। अब एक डाउट क्या आएगा कि सर सेल्स 10% से बढ़ा, ये 12 से बढ़ा और ये 14 से बढ़ा, तो ईबीआईटी कितने से चेंज होगा। तो आप थोड़ा सोच नहीं रहे फिर, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन, इसमें जो चेंज आता है ना, चेंज वो सेम परसेंटेज से आता है, ठीक है। अगर आपका सेल्स 1% बढ़ रहा है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट भी 1% से बढ़े होंगे, और आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कितने परसेंट से बढ़ेगा 1%। ये लाइन को प्रूव करना पड़ेगा, तब अपने वो समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया कि सेल्स नंबर ऑफ यूनिट और कंट्रीब्यूशन में सेम परसेंटेज ऑफ चेंज होता है, क्लियर है। मैं पहले ना वापस से रिपीट कर दूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ operating leverage, or if your operating leverage is 3, it means what? If your sales number of unit or contribution change by 1%, your EBIT will change by 3%. क्यों 3? क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 10 होता तो अगर वो 1% से चेंज होता तो आपका ईबीआईटी कितने से चेंज होगा 10 से। ओके, अब ये पहला जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि ये तीनों में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स और कंट्रीब्यूशन में चेंज जो आता है ना वो सेम परसेंटेज का होता है। अब देख लो यहां पे, आपके यूनिट कितने थे अभी 1 लाख थे ना, लेट्स उसको 10% बढ़ा देते, यूनिट को 10% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 1,10,000, क्लियर। यूनिट आपके कितने हो जाएंगे 1,10,000। चलो तो आप सेल्स बताओ ना, सेल्स हो जाएगा आपका 1,10,000 इंटू वॉट 10 रुपीज, 11 लाख रुपीज का सेल्स हो गया। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना 4 लाख, फिर आपका दिमाग बंद हो गया, 4 लाख थोड़ी होगा, वो तो यूनिट के साथ चेंज हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स व्हाट, दैट विल वेरी विद द यूनिट्स। तो यूनिट 1,10,000 हुए इंटू 4, तो ये कितना आएगा 4,40,000। सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 6,60,000। आप देखो ध्यान से, यूनिट आपके आपके जो यूनिट्स है ना वो अपने यहाँ पे कितने रख रहे हैं 1,10,000, उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ 10%। सेल्स 10 लाख से कितना हुआ 11 लाख, तो उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ 10। आपका कंट्रीब्यूशन 6 लाख की जगह कितना हुआ 6,60,000, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय व्हाट 10%।
मतलब अपने ये तो कंफर्म हो गया ना कि जितने यूनिट चेंज होगा जितना परसेंटेज से, उतने परसेंटेज से सेल चेंज होगा और उतने ही परसेंटेज से आपका कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। ये सब लीनियरली बिहेव करते, लीनियरली मतलब एक ही स्पीड से वो प्लस और एक ही स्पीड से वो माइनस होते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वैल्यू वाइज नहीं। हाँ, जैसे सेल्स 1 लाख से बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 60,000 से बढ़ा है, बट परसेंटेज वाइज दोनों क्या है 10%। और मैंने जो इंटरप्रिटेशन बोला ना वो परसेंटेज वाइज ही बोला है। क्लियर है? अगर आपका सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट और कंट्रीब्यूशन 1% से चेंज होता है तो आपका ईबीआईडी कितने से चेंज होता है 3%। इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आपका 3 है। कंफर्टेबल है ये? अभी मैंने क्या एक्सप्लेन करा कि ये तीनों में जो परसेंटेज चेंज आता है ना वो कांस्टेंट रहता है। आई होप ये समझ आ रहा है? क्लियर है? एक डाउट क्या आता है कि सर मैंने ना सेलिंग प्राइस बढ़ा के सेल्स बढ़ाया। हो सकता है ना कि भाई सेलिंग प्राइस 10 की जगह 11 कर दिया मैंने, तो यूनिट तो वही के वही रहे बट सेल्स बढ़ गया। तो ये अजम्पशन आपको घर पे रखना है अपने। आप सुनो ध्यान से, ये थ्रू आउट द चैप्टर दैट इज द अजम्पशन कि सेल्स सिर्फ एक ही फैक्टर से, वैसे 2 फैक्टर से सेल्स बढ़ सकता है, आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओ। थ्रू आउट द चैप्टर इट इज एन अजम्पशन दैट योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे while डूइंग दिस एनालिसिस। ठीक है, लेवरेज का जब एनालिसिस कर रहे हैं ना तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? आयो समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में से निकाल दे अपने कि सेलिंग प्राइस बढ़ाने से भी सेल्स बढ़ सकता है। वैसे बढ़ सकता है बट उसको एंटरटेन नहीं कर रहे। कंफर्टेबल है? अब ये लाइन में कोई डाउट है कि जितने परसेंटेज यूनिट बढ़ेंगे उतना परसेंटेज सेल्स बढ़ेगा और उतना ही परसेंटेज आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा? है कोई कंफ्यूजन? आपको कोई थॉट आ रहा हो तो सोच लेना चाहिए, बाद में आप फिर वो रिग्रेट फील नहीं करोगे काश बोल दिया होता। ऐसा है कुछ? कंफर्टेबल है ना ये? ओके, चलो आपके यहाँ पे 6,60,000 आया। अब एक बार ध्यान दो, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है वो थोड़ी बढ़ेगा। मैं आपको फाउंडेशन में बोलता था रेंट वाला थोड़ी आएगा कि ज्यादा बना रहे हो ज्यादा सेल रेंट दो, वो तो सेम ही रहेगा। तो 4 लाख यहाँ से माइनस करें तो आपका ईबीआईडी कितना आ रहा है 2,60,000। ओके, आपके सेल्स कितने परसेंटेज बढ़ाया आपने 10, कंट्रीब्यूशन भी 10 और नंबर ऑफ यूनिट भी 10, उस सब में सेम ही आया था। आपका ईबीआईटी पहले कितना था 2 लाख, वो बढ़ के कितना हो गया 260। तो कितना इंक्रीज हुआ 60,000 इन टर्म्स ऑफ रुपीस। और वो कहां से बढ़ा 2 लाख से, तो 2 लाख इज अ बेस ना, 2 लाख से 260 हो गया तो 60,000 का चेंज है डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीस क्या था बेस था इनटू 100। बोलो परसेंटेज कितना आ रहा है 30। ये काउंट करने से पहले पता है क्यों? पता है बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, ऊपर से सेल्स कितना बढ़ा मेरा 10, और सेल्स अगर 10 बढ़ा तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा 30%। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था 3 था। क्लियर है? मतलब है ना, अगर मेरे को सेल्स 10 का 11 लाख लिख के दो ना तो ये सब टाइम पास किए बिना मैं यहाँ 260 सीधा लिख सकता हूँ, बीच का नहीं चाहिए नंबर मेरे को। अगर आप मेरे को बोलो कि सेल्स 10% बढ़ा है और ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है तो मैं नीचे है ना ईबीआईटी सीधा लिख सकता हूँ कि जो अभी है उसमें 30% बढ़ा दो। आई होप समझ में आ रहा है? और ये इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3। एक बार ध्यान से सुनो, मैंने ना बोलने को वो 3 नंबर बोले कि भाई 1% चेंज इन यूनिट, 1% चेंज इन सेल्स एंड 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड 3% चेंज इन ईबीआईटी। बट अगर मेरे को बुक का डेफिनेशन बोलना हो ना, बुक का डेफिनेशन, तो वो ये कहता है कि इफ योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, if your sales is changed by, then your sales is changed by 1%, your EBIT will change by 3%। डेफिनेशन में कहीं पे भी नंबर ऑफ यूनिट और कंट्रीब्यूशन का मतलब वहां पे मेंशन नहीं किया है। मेंशन क्या किया है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, इट मींस इफ सेल्स चेंज बाय 1%, योर ईबीआईटी विल चेंज बाय व्हाट 3%। बट आपको ये ध्यान रहे कि सेल्स की जगह कोई नंबर ऑफ यूनिट बोले या सेल्स की जगह कोई कंट्रीब्यूशन बोले तो आपको ऑफेंडेड फील नहीं होना चाहिए, तीनों में सेम चेंज ही होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मैंने तीनों एक साथ ही बोल दिया कि वो सेल्स की जगह नंबर ऑफ यूनिट भी हो सकता है और नंबर ऑफ यूनिट की जगह आपका कंट्रीब्यूशन भी यूज हो सकता है। कंफर्टेबल है ये? ऑपरेटिंग लेवरेज का इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जांपल लिखो आप, कैलकुलेट
ऑपरेटिंग लेवरेज, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज from the following information. Selling price per unit 20. Variable cost per unit 10. Fixed cost rupees 6 lakh. Fixed cost rupees 6 lakh. And number of units 1 lakh. You just need to calculate operating leverage. That's it. Two point five. 2.5 is the correct answer. Two point five corrected. आई थिंक 2.5 कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं पड़ा होगा. ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये तो. देखना आप लोग, चलो यहाँ पे. सो आपको टेबल का सपोर्ट लेना पड़ेगा. टेबल क्या कह रहा है? सेल्स 20 इंटू 1 लाख कितना आ रहा है वो? 20 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 इंटू 1 लाख, सो वो 10 लाख हो जाएगा. हम ये नया टर्म सीखे हैं कि इस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो वर्ड आता है उसको अपने कंट्रीब्यूशन कहते हैं. इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो. फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 लाख. और ईबीआईटी कितना आ जाएगा आपका? 4 लाख. ओके, इससे आगे आपको जाना नहीं है. जस्ट टू कैलकुलेट योर ऑपरेटिंग लेवरेज. सो योर ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी. ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 10 लाख. और ईबीआईटी कितना है? 4 लाख. 2.5. क्लियर है? एंड व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 2.5? कि अगर आपका सेल्स 1% है, अब मैं ना सेल्स बोल रहा हूँ, अब मेरे को वो देखो, सीधा मैं सेल्स बोलता ना तो आपको वो सेट ही नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना ऑपरेटिंग लेवरेज का, उसमें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी दिख रहा है. क्लियर है? से एक्चुअली इंटरप्रिटेशन सेल्स का ही है, बट वो आपको प्रूव करना या समझना इंपॉर्टेंट था कि सेल्स नंबर ऑफ यूनिट और कंट्रीब्यूशन में सेम परसेंटेज मूवमेंट आता है, क्योंकि वो सब लीनियरली परफॉर्म करते हैं या लीनियरली चेंज होते हैं. क्लियर है? सो यही इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रहा है कि अगर सेल्स आपका 1% से चेंज हुआ, लेट से सेल्स आपका 10% बढ़ा, तो ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा. प्रूव करने की जरूरत नहीं है, गारंटीड है. ठीक है, आप रखोगे तो हो ही जाएगा वो, कि नहीं होगा? इस बार हो जाएगा ना. एक बार अपने करके देखना चाह रहे हैं. फिर मेरा ना एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर करना. चलो इसको अपने ना 20% बढ़ा देते हैं. 20% मतलब यूनिट कितने हो जाएंगे?
1,20,000। चलो आप सेल्स करो ना, 1,20,000 इंटू 20, 1,20,000 इंटू 20 करोगे ना आप, 2,40,000। तो यूनिट आपके 20% बढ़े हैं, सॉरी 24 लाख। यूनिट आपके कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने ने? 20%। सेल्स भी कितना परसेंटेज बढ़ा है? 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 1,20,000 इंटू 10, सो ये आंसर कितना आ रहा है? 12 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 12 लाख ना। फिक्स कॉस्ट कितना था बोलो? 6 लाख। ओके, ईबीआईटी कितना आया? 6 लाख। ईबीआईटी कितना है आपका? 6। ओके, ईबीआईटी पहले कितना था? 4 लाख था, अब कितना हो गया? 6 लाख। कितना इंक्रीज हुआ? 2 लाख। पर अमाउंट में 2 लाख ना, और कहां से? 4 लाख बेस था, सो डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, कितना इंक्रीज हुआ? 50%। 50 का सोर्स क्या है? तो 20% आपका सेल्स का इंक्रीज हुआ है, इंटू आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 2.5, सो 20 इंटू 2.5, आंसर कितना आ रहा है आपका? 50%। मतलब ना, मैं वापिस से बोल रहा हूं, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उसने जैसे ही 20 बोला ना, तो मैं 50% बढ़ा के, मतलब अभी कितना है आपका ईबीआईटी? 4 लाख में 50% बढ़ाओ, ये 20 का कैलकुलेशन साइड में करो, आई कैन स्ट्रेट अवे कोट दिस नंबर, दैट इज व्हाट? 6 लाख रुपीस। दैट इज द इंटरप्रिटेशन जो आपको करना पड़ेगा थ्रू आउट योर करिकुलम, सम सॉल्व करने के लिए भी। क्लियर है? चलो, एक तो ना मैं लेवरेज वर्ड कहां से आया ना वो समझा दूं मैं आपको। आपने लीवर वर्ड सुना? लीवर क्या होता है? लीवर कहाँ कहाँ सुना है? एक्चुअली उसके बहुत, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम यह है कि एक वर्ड मल्टीपल जगह यूज होता है, क्योंकि उनके पास वर्ड लिमिटेड है। ठीक है, जैसे आप हिंदी या संस्कृत देखो ना, तो वो वर्ड रिपीट नहीं होते। ठीक है, उनके पास जो वर्ड का बेस है वो बड़ा है कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। आपने लीवर वर्ड कहाँ कहाँ सुना है? हाँ, मशीनरी में यूज होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? अपन ना आप जो एक्सीलेटर यूज करते हैं ना, एक्सीलेटर, वो गैरेज में जाके बोलो ना, तो वो लीवर बोलते हैं उसको भी, कि या लीवर खराब हो गया एक्सीलेटर की जगह। ठीक है, लीवर वैसे और भी जगह पे बोला जाता है, बट अपने मल्टीपल जगह पे ना लीवर वर्ड यूज होता है। इनफैक्ट है ना, आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, आप ना अपने 9th स्टैंडर्ड में ना एक साइंस में एक एक्सपेरिमेंट आता था। मान लो ये स्टोन है, क्लियर है, और आपको यहाँ से बोला जाए कि आप है ना इसको फोर्स करके यहाँ से मूव करवाओ। ठीक है, तो आपको ना, आप जो भी फोर्स लगाओगे ना, वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। बट अगर आपको बहुत इजीली मूव करवाना हो ना, तो एक यहाँ पे ना एक स्टिक रख दो, थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टिक होनी चाहिए, और फिर आप यहाँ पे फोर्स करो। क्लियर है? तो जब आप यहां से फोर्स कर रहे थे ना, तो आप मान लो 1 फोर्स लगा रहे हो, तो वो लग भी 1 ही रहा है। बट अब यही 1 फोर्स आप यहां जाके लगाओगे ना, तो क्योंकि ये लीवर है बीच में, ये आपको यहाँ पे मल्टीपल, मतलब मल्टी 1 की जगह 2 3 का फोर्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये 1 फोर्स की जगह 3 का फोर्स आपका जो जनरेट हुआ ना, वो लेवरेज मिला आपको ड्यू टू दिस स्टिक, इसकी वजह से लेवरेज मिला है। क्लियर है? तो लेवरेज मीन्स व्हाट, कि एक जगह पे अपने जो इंपैक्ट कर रहे हैं, मान लो एक जगह पे मैंने 1 का फोर्स लगाया, तो दूसरे नंबर पे कितना इंपैक्ट आएगा, कितने परसेंटेज या कितना इंपैक्ट आएगा, जो एक्स्ट्रा इंपैक्ट आया ना, उसको बोलते हैं लेवरेज इफेक्ट, कि लेवरेज की वजह से आपका इंपैक्ट वहां पे एम्पलीफाई हो गया। आपने, जैसे मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपका लेवरेज 2.5 है, ऑपरेटिंग लेवरेज, तो उसका मतलब क्या है? 1% सेल चेंज होगा, तो ईबीआईटी 1 से चेंज नहीं होगा, वो कितने से चेंज होगा? 2.5 से। तो जो 1.5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ड्यू टू लेवरेज, लीवर्ड की वजह से वो ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? खैर फर्क नहीं पड़ता, अपने को समझ आया तो ठीक है ये वाला। बाकी मेन वही इंटरप्रिटेशन है कि 2.5 का मतलब क्या है। क्लियर है? चलो, जो काम का क्वेश्चन है ना वो पूछता हूं। लेवरेज जो है, दैट इज हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर? कि हमको नहीं पता क्या बेटर है, मतलब आप वैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। अब एक बार थोड़ा सोच लो, मैं 1 आध मिनट देता हूं, फिर आप आंसर करना। ठीक है?
अपने ना स्पॉन्टेनियस आंसर का, तुम लोग यार गजब लोग हो यार, क्या है, जाना है, जल्दी जाना है, वेट कर रहा है कोई? चलो बोलो, ऑपरेटिंग सॉरी लेवरेज आपको हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर, और क्यों हायर इज बेटर? चलो क्या लग रहा है, कितने लोग लग रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज, या लेवरेज की बात रखते हैं, ऑपरेटिंग जाने दो, लेवरेज हायर इज बेटर, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है, हाथ ऊपर करो। ओके, लोअर इज बेटर ऐसा लग रहा है किसी को? तो बाकी सबको अभी कुछ लग ही नहीं रहा है ऐसा? चलो बोलो आप लोग, क्या ओपिनियन है, हायर इज बेटर, क्यों हायर इज बेटर? क्योंकि अर्निंग पर अगर कुछ भी परसेंटेज से बढ़ेगा तो उतने टाइम वो इंटरेस्ट अर्निंग भी बढ़ेगी और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगी, मतलब 2 तेज बढ़ेगी। मतलब मैं आपको बहुत सिंपल बोल रहा हूँ कि हायर इज बेटर का जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि अगर लेवरेज ढाई है 2.5, तो अगर सेल्स को 1% बढ़ाया तो 2.5 से बढ़ेगा। काश वो 4 होता तो वो 1 से बढ़ाते सेल्स, तो 4% से प्रॉफिट बढ़ता। मतलब मांगने बैठे तो 10 मांगते ना, कि अगर सेल्स 1 से बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिट 10 से बढ़ेगा। लेट्स कीप ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू व्हाट 10। मतलब जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा इंपैक्ट अपने प्रॉफिट पे आएगा। अगर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 10 है, तो मैंने सिर्फ 5% सेल्स बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, 50%। मैं वापस से पूछ रहा हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज हायर इज बेटर कि लोअर इज बेटर? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्या कहना है आपका, हायर इज? सब लोग रॉन्ग हो, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज लोअर इज बेटर। क्योंकि आप सुनो ध्यान, अब है ना वो, अभी बैक पैक करो सब लोग, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। मैंने ना एक भी बार ऐसा वर्ड नहीं बोला, आप ध्यान से सुनना, मैंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला है कि इफ योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 तो सेल्स 2 से बढ़ेगा, तो ये 2.5 मतलब 2 इंटू 2.5 5 से बढ़ेगा। मैंने बोला चेंज, ठीक है, मैंने बढ़ेगा ऐसा हर बार नहीं बोला। अगर आपका सेल्स 1 से चेंज हुआ तो आपका ईबीआईटी 2.5 से चेंज होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, 2.5, तो चेंज सिर्फ आप एक साइड क्यों देखते हो, नीचे भी देखो, ठीक है, डाउन जाएगा। अब मैं आपको चॉइस देता हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है, अगर सेल्स 1% डाउन हुआ तो आपका ईबीआईटी 2.5 से डाउन होगा। और सेल्स अगर अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 10 है, तो 1% डाउन होने पे ईबीआईटी कितने से डाउन हो जाएगा, 10 पे। तो अब क्या सही लग रहा है, लोअर इज बेटर, और ऊपर जाए तो दो चीजें तो नहीं आएगी ना हाथ में, ठीक है, आपको किसी में से एक पकड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट है ना, सी ये भी मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बोला, इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो अपने एक सम लिखना पड़ेगा। आप लिखो चलो, किसी का है जाना है, किसी को बहुत इमरजेंसी हो ऐसा, भूख लगी है, वहां ना पीछे लटक जा तू, भूख तेरी। चलो आप यहाँ तक ही रखते हैं, चलो कोई बात, मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या याद रखना, अभी एक बार ध्यान रखना, अपने कंक्लूड कहाँ पे करा है, एक बार बैठ। चलो अपने कंक्लूड कहाँ करा है, एक बार सुन लो ध्यान से। मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, और एक सम भी लिखना है अपने को, जो होमवर्क सम है, एक बार ध्यान से सुनो आप लोग। सी इंटरप्रिटेशन नहीं, आपने कहाँ से स्टार्ट करा है, अपने ना वो अपने लाइफ का पहला फाइनेंस का लेक्चर था, ठीक है। दैट इज द रीजन वी हैव डिस्कस दी ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, कि पूरे सब्जेक्ट में आएगा क्या। तो मैंने स्टार्ट करा कि फंड रेस कैसे करना है, वो फाइनेंस मैनेजर को आंसर देना है। पैसे लगाने कहाँ है, वो फाइनेंस मैनेजर को आंसर करना है। वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड पॉलिसी। इनफैक्ट एक चीज जो बीच में छूट गई मेरी, अब एक बार सुनना ध्यान से, कि फाइनेंस में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे मैं आपको ये चॉइस बताऊं, ध्यान देना, कि आप अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में हो, क्लियर है, और आपके पास दो प्रोजेक्ट आए, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, और इसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा और इसमें 98 करोड़ का प्रॉफिट होगा या 95 का होगा, क्लियर है, और सेम रिसोर्सेज लगने वाले, सब कुछ सेम होने वाला है। आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, ए, क्योंकि जिसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, क्लियर है। बट मैं आपको ये बोलूं कि फाइनेंस क्या देखेगा, कि प्रॉफिट तो ठीक है, बट ये प्रोजेक्ट से मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, वो कितना बढ़ेगा। तो प्रोजेक्ट ए अगर आप ले रहे हो तो आपका प्राइस 20% बढ़ जाएगा, और अगर आप प्रोजेक्ट बी ले रहे हो, इवन तो प्रॉफिट 95 करोड़ है, बट आपका प्राइस 25% बढ़ेगा।
तो योर अकाउंट एंड कॉस्टिंग विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट ए बट फाइनेंस विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट बी. फाइनेंस के जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, सारे के सारे डिसीजन अल्टीमेटली हम चैप्टर में ये कनेक्ट भी कर पाएंगे सारे चैप्टर्स में. दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है. और आपके पास जब जब चॉइस आएगा ना कि प्रॉफिट यहां ज्यादा हो रहा है, वेल्थ दूसरे ऑप्शन में ज्यादा बढ़ रही है, यू विल सिलेक्ट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑप्शन. ठीक है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया जाता है. तो अपने स्टार्टिंग में ये बात करा कि भाई इतने सारी चीजों के लिए फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है. हाउ टू रेज फंड, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल का सारा मैनेजमेंट उसके अंडर में आता है. और डिविडेंड कितना दे कि नहीं दे. ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना डिविडेंड पॉलिसी तो ये लिंक होगा कि डिविडेंड देने से अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो दो, नहीं देने से अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो मत दो. ठीक है, दैट इज दी पॉलिसी ऑफ डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड का यही पॉलिसी रहने वाला है क्योंकि अल्टीमेटली तो वही है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना. तो ये 4 कोर फाइनेंस के टॉपिक है और उसके अलावा कुछ अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, जिसका यूज अपने बाद में डिस्कस करेंगे. वो भी फाइनेंस का ही है बट मोर और लेस उसमें बेस अकाउंट का है. क्लियर है. और ये सारे आपको आज संकेत सर ने स्टार्ट करा ना आपका, वो ये 3 चैप्टर वही पढ़ाने वाले, कैश फ्लो, फंड फ्लो, शायद रेशियो नहीं पढ़ाते वो, और ट्रेंड एनालिसिस मेरे को पढ़ाना है. ठीक है, बाकी वो कैश फ्लो फंड फ्लो वही पढ़ाएंगे. क्लियर है. उसके बाद अपने स्टार्ट हुआ लेवरेज. ठीक है, और लेवरेज मैंने आपको वो बताया कि वो कहाँ एग्जैक्ट फिट होता है. जब आप पैसे लगाते हो तो उसमें रिस्क को क्वांटिफाई करने में लेवरेज हेल्प करता है. और फिर अपने स्टार्ट करा अपना, मतलब 3 लेवरेज की कैटेगरी है और एक फॉर्मेट है. फॉर्मेट में एक नया वर्ड आया, कंट्रीब्यूशन, और फिर लेवरेज का कैलकुलेशन, और लास्ट में लेवरेज का इंटरप्रिटेशन. ठीक है, इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, इफ योर सेल्स इज चेंज बाय 1%, योर EBIT विल चेंज बाय 3%. और सेल्स की जगह नंबर ऑफ यूनिट और कंट्रीब्यूशन वर्ड आ सकते हैं. दैट इज द समरी ऑफ एंटायर सेशन. ठीक है, और कुछ हमने नया नहीं पढ़ा है. अब एग्जांपल लिखो, दैट इज योर होमवर्क. चलो लिखना आप लोग. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ₹25. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹25. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10. फिक्स कॉस्ट 4,50,000. Number of units 40,000. Calculate operating leverage. And also calculate percentage change in EBIT if sales increase by 20%. चलो मैं वापस से बोल दूं, आपको कैलकुलेट क्या करना है. कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड दूसरा एक बार सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EBIT इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%. एक बार ध्यान से सुन लो. आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दोगे, मान लो आंसर आया 2, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मान लो आंसर आया 2. क्लियर है. सो उसके बाद का क्या पूछा है कि अगर सेल्स 20% से चेंज होगा तो EBIT कितने परसेंट से चेंज होगा, तो उसका आंसर है 40%. मेरे को प्रूव नहीं करना है. ठीक है, वो लिख के खत्म हो जाएगा वहां पे, आपको प्रूव करने नहीं बैठना है. हाँ, अगर पूछे कि प्रूव करो तो फिर वो स्टेटमेंट बनेगा कि अभी जो सेल्स है उसको 20% बढ़ाते हैं. आई होप कंफर्टेबल है. आप लोग करके आना होमवर्क. दैट्स इट. चलो यहाँ तक रखते हैं.